सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। इसमें आप ये जान लीजिए, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये इस तरीके से इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम्स के आप पीवाईक्यू जब लगाएंगे तो उन पीवाईक्यू में इनका कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। रिड्यूसिंग नेचर में, ऑक्सीडाइजिंग नेचर में, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, these all. So start with first, oxy acids of the phosphorus having +1 and +3 oxidation state having pH bond can act as a reducing agent and give disproportionation reaction on heating. फॉस्फोरस की ऑक्सो एसिड जिनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 और +3 के बीच में है या फिर +1 और +3 है, वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं रेड्यूसिंग एजेंट की तरह और डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं हीटिंग पे, और डिस्प्रपोर्शनेट होके ऐसे कंपाउंड्स देते हैं जिनमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से एक तो ज्यादा होता है, एक कम होता है। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या, पहले ये जाने, नहीं तो आपको लगेगा ये है क्या। डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन होता है कोई एक कंपाउंड है, उसमें उस कंपाउंड का एक एलिमेंट उस जब रिएक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है वही एलिमेंट और रेड्यूस भी हो रहा है, और उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की मिनिमम कंडीशन ये होती है कि उस एलिमेंट को पर्टिकुलरली 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करना ही चाहिए, और जो कंपाउंड में जो वो एलिमेंट प्रेजेंट है वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। लाइक आप यहाँ पे देखिए फास्फोरस एसिड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इससे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट भी फास्फोरस का पॉसिबल है, लोअर भी पॉसिबल है। H3PO3 जब ऑक्सीडाइज होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन में तो +5 में जाता है, HCPO4 फास्फोरिक एसिड बनाता है, एंड रिड्यूस हो रहा है उसी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में तो फॉस्फीन गैस रिलीज कर रहा है, एंड दिस हियर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन फॉस्फीन इज -3, एंड H3PO3 प्लस Ag2O रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है फॉस्फोरिक एसिड एंड सिल्वर सी। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो फॉस्फोरस एसिड है ये एक्ट कर रहा है रेड्यूसिंग एजेंट की तरह, ये यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड को रेड्यूस कर दे रहा है सिल्वर में, एंड खुद क्या हो जा रहा है फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। यहाँ पे आपने दो प्रॉपर्टी देखें किनकी, ऑक्सो एसिड्स और फॉस्फोरस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट होता है 1 और 3 के बीच में। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा कि वो रेड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी ये आपने देखा कि वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन देता है हीटिंग में। ऑर्डर ऑफ रेड्यूसिंग नेचर, रेड्यूसिंग नेचर के ऑर्डर की बात करें तो रेड्यूसिंग नेचर पहले डिफाइन किससे होता है पता है आपको, OH से नहीं, OH बॉन्ड से नहीं, डायरेक्टली pH बॉन्ड से। लाइक H3PO3 अगर आप बात करें तो इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर होता है OH OH एंड H, रफ स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। यहाँ पे जो ये OH है ये आपके रिड्यूसिंग नेचर को शो नहीं करते हैं, रिड्यूसिंग नेचर ये उस हाइड्रोजन के द्वारा शो होता है जो डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच है। तो H3PO2 में दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड में 2 pH बॉन्ड होता है, एंड फास्फोरस एसिड में 1 pH बॉन्ड होता है, और फास्फोरिक एसिड में 0 pH बॉन्ड होता है। ये आप जब इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब आपको पता चलेगा, मैं वैसे ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। पहले फास्फोरिक एसिड का तो इट्स इजी फॉर यू, H3PO4 सॉरी गलत हो गया, सी फास्फोरस, पहली बात यहाँ 4 है तो 4 - 1 3 मतलब 3 OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तो एक ऑक्सीजन और 3 OH, ये स्ट्रक्चर आपका हो गया फास्फोरिक एसिड का। एंड यहाँ पे आप देखिए कोई भी H डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच नहीं है, इसलिए 0 pH बॉन्ड है। अब यही हम ड्रॉ करते हैं फास्फोरस एसिड का, दैट इज H, एक ऑक्सीजन एंड एक OH, then again OH and then H। अब कैसे ड्रॉ हुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 3 ऑक्सीजन तो 3 - 1 दैट इज 2 OH प्रेजेंट होंगे, जितना ऑक्सीजन बचा उसको डायरेक्टली अटैच कर दीजिए डबल बॉन्ड से, एंड हाइड्रोजन जो बचा उसको डायरेक्टली अटैच कर, तो यहाँ पे 1 pH बॉन्ड प्रेजेंट है। नाउ ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर आपका, दैट इज द हाइपोफॉस्फोरस एसिड।
तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक OH बॉन्ड ओनली एंड दो डायरेक्ट H बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 2 PH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एंड मैंने आपको ये भी बताया कि जो H डायरेक्टली P से अटैच होता है वही रेड्यूसिंग नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हाइपोफॉस्फेरस एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू द फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक एसिड। सबसे ज्यादा रेड्यूसिंग कौन? हाइपोफॉस्फोरस, देन फॉस्फोरस एंड एट लास्ट फॉस्फोरिक एसिड। वैसे फॉस्फोरिक एसिड रेड्यूसिंग है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे पीएच डायरेक्टली अटैच ही नहीं है। नाइट्रोजन कंपाउंड हैविंग +1+3 ऑक्सीडेशन स्टेट गिव्स डिस्प्रोपोर्शनेशन टू रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। नाइट्रोजन कंपाउंड की अगर बात करें तो जितने भी कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या फिर +3 होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। और क्या कब शो करते हैं? किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। वो आपने फास्फोरस में देखा हीटिंग से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा था, बट नाइट्रोजन कंपाउंड कब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं? जब एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रस एसिड है, जब ये एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जा रहा है नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड में। यहाँ पे देखिए +5 +3 से ज्यादा है एंड +2 +3 से कम है, दैट मीन्स डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में नाइट्रोजन शो कर रहा है तो इसका जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है अपने से हायर और अपने से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द हीटिंग ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड। हीटिंग इफेक्ट की बात करें, अगर आप फॉस्फोरिक एसिड को हीट करते हैं, पीवाईक्यू में हीटिंग इफेक्ट पे 2-3 क्वेश्चन है, हालांकि वो बहुत ज्यादा ही पुराने हैं, अब तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, बट एनसीईआरटी में टेबल में दिया हुआ है, जब कन्वर्जन आप पढ़ेंगे कि उस ऑक्सियो एसिड्स को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कुछ रिएक्शंस भी दिए हुए हैं, तो वहाँ पे ये टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन, टेम्परेचर से रिलेटेड टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जब फास्फोरिक एसिड को आप हीट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस में तो ये चेंज होता है H4P2O7 में, एंड इसी को हम क्या कहते हैं? पायरोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। H3PO4 को 316 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे तो वो चेंज हो जाता है आपका HPO3 में, दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड में। एंड वही अगर 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो उसका फॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाता है, दैट इज P2O5 पेंटॉक्स फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। ये डिफरेंट रेंज टेम्परेचर में ये फॉर्म होता है। अब ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है, 3 में से एक ही ऑप्शन दे एंड पूछ ले कि फॉस्फोरिक एसिड हीट करने पे क्या बनता है, या फिर तीनों ऑप्शन में दे सकता है कि ऑल ऑफ द अबव भी दे सकता है। सो यू कैन नो, यू कैन एलिमिनेट दोज ऑप्शन व्हेन यू रीड इट। जब आप इसको पढ़े रहेंगे, वंस आप इसको पढ़े रहेंगे वंस ट्वाइस थ्राइस, देन आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एग्जाम में इनऑर्गेनिक में यही फायदा रहता है, कंसेप्ट पता होते हैं, भले आप उसको रटे नहीं रहते हैं तो भी आप इसको एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। नॉन हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो बोरिक एसिड को अगर आप हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं एंड मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर आप उसको अगेन हीट करते हैं तो बोरिक एनहाइड्राइड और बोरॉन सीक्वेंस ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? बोरिक एसिड को हीट किया तो मेटाबोरिक एसिड बना, मेटाबोरिक एसिड को हीट किया तो बोरिक एनहाइड्राइड बना। एक और पॉइंट है दैट SO3 एग्जिस्ट एज अ साइक्लिक ट्राइमर, दैट इज S3O9। SO3 क्या होता है? साइक्लिक ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कैसा बना हुआ है। यहाँ पे आपको 3 ब्रिज ऑक्सीजन दिखेंगे एंड 6 ऑक्सीजन ऐसे दिखेंगे जो ब्रिज नहीं है। ये नंबर पूछा जाता है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपको दिखाया गया है कि जो आपको जो ब्रिज ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट होते हैं साइक्लिक प्राइमर ऑफ SO3 में, तो वो प्रेजेंट होते हैं 3 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन पूछ लिया जाए तो वो प्रेजेंट होते हैं 9। कितने सल्फर ऑक्सीजन सल्फर लिंकेज प्रेजेंट होते हैं तो वो 3 प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट में भी लिख दिया गया है दैट इज 6 SO बॉन्ड प्रेजेंट, 3 SOS बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। sp3 वाले क्योंकि टेट्राहेड्रल होते हैं एंड टेट्राहेड्रल क्या है? नॉन प्लेनर है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 1 2 3 4 कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
Next important point is metaphosphoric acid exists as a dimer, cyclic trimer or polymer. मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 वो HPO3 की फॉर्म में सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है ड्राइमर के फॉर्म में, साइक्लिक ट्राइमर या फिर पॉलीमर के फॉर्म में। अब बात करते हैं साइक्लिक पॉलीमर ट्राइमर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप एकदम देखिए थोड़ा सा ये ब्रिजिंग जो है पीओपी बॉन्ड, जैसे आपने S3O9 में देखा जिसमें SOS ऐसे सिमिलर ऐसा ही कुछ बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है और हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे OH बॉन्ड भी आ गया है 3 एंड 3 डायरेक्टली डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी है। ये सब में जनरली आपको स्ट्रक्चर ना पूछ के ऐसे पूछता है कितने ब्रिड्ज हाइड्रोजन है या फिर कितने POP बॉन्ड है, तो ऐसा 3 होगा, कितने P डबल बॉन्ड O है तो ये भी आपके कितने हैं 3 है, कितने POH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं साइक्लिक टाइमर ऑफ द मेटाफॉस्फोरिक एसिड तो वो भी 3 होते हैं। एंड डाइमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है पॉलीमर, पॉलीफॉर्म फॉर्म में जो आपका बेसिक यूनिट होता है ये आपका पॉलीमर है एंड इसमें आपको बेसिक यूनिट जो दिखेगा जो रिपीट हो रहा है आप कह दीजिए मोनोमर, तो आपका ये है HPO3 एंड यही HPO3 रिपीटेड वे में फॉर्म कर रहा है HPO3 का होल एंड दैट इज इन अ पॉलीमर फॉर्म। नाउ एसिडिक नेचर, मेन इसमें ये क्वेश्चन आता है कि इसका बेसिक यूनिट क्या है, तो बेसिक यूनिट HPO3 है, आपको पता होना चाहिए। आपको ऐसा तो बोले नहीं करना है कि वहाँ पे कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड एग्जाम है क्या कहते हैं रिपीटेड वे में उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है, बट क्वेश्चन के स्टाइल पूछने के अलग हो जाते हैं, तरीके अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्सी एसिड, डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स आपको पीवाईक्यू में आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑक्सी एसिड दिए हैं और उनके एसिडिक नेचर को कंपेयर करने के लिए वो दिए हैं। एंड एनसीईआरटी में से क्रिस्टली कहीं भी क्लियरली कॉन्सेप्ट नहीं दिया है कि आप ऐसे एसिडिक नेचर को कंपेयर करिए, एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे दिया है कि एसिडिक नेचर का स्ट्रेंथ ऐसा है, ऑर्डर ऐसा है, तो आपको याद करना पड़ेगा सब कुछ। बट अगर आप कंसेप्ट जान लेंगे तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। सो स्टार्ट विद द जनरल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ये है कि फॉर सेम एलिमेंट, और एलिमेंट सेम है मतलब सेम ऑक्सी एसिड्स है, सेम एलिमेंट के ऑक्सी एसिड्स हैं, तो एसिडिक नेचर जो होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है एंड यहाँ पे क्या है +3 है एंड नेक्स्ट यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे +5 है एंड यहाँ पे +7 है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर आप देखिए इंक्रीज हुआ है वैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है। HClO का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है एज कम्पेयर टू HClO4 का, बिकॉज HClO4 में जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 है एज कम्पेयर टू HClO में। नाउ फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, अभी यहाँ पे सेम एलिमेंट्स के लिए आपने कॉन्सेप्ट लगाया, बट अगर यही एलिमेंट डिफरेंट है, कहीं बोरॉन है, कहीं कार्बन है, कहीं नाइट्रोजन है, तो उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एक्टिव एलिमेंट। जो एक्टिव एलिमेंट है दैट मीन्स जिनका वो ऑक्सो एसिड है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा उस एलिमेंट का उतना ही उस ऑक्सी एसिड का एसिडिक नेचर ज्यादा। लाइक नाइट्रोजन कार्बन बोरॉन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर की बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा, देन कार्बन, देन बोरॉन, एंड इसीलिए जो नाइट्रोजन का ये ऑक्सी एसिड है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा एज कम्पेयर टू कार्बन, देन एज कम्पेयर टू बोरॉन। सी, ये आपको जितने भी ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हल्के में ना लें, इन्हें बार बार रिवाइज करें, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे आपके पीवाईक्यू सॉल्व करने में एंड आपके जो टेस्ट होंगे मेजर माइनर टेस्ट उसमें आप जब सॉल्व करेंगे, पहले इसको पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपको इजी लगेगा। आप सोचिए एनसीईआरटी को डायरेक्टली पढ़ के 4 बार 5 बार पढ़ के डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व यू, वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट वंस यू नो द कॉन्सेप्ट देन अगर आप वहाँ पे सॉल्व करेंगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो दैट्स ऑल अबाउट सब इम्पोर्टेंट पॉइंट।